परंतु आपसे निवेदन करता हूं कि स्वीकृत पदों को कब तक भर दिया जाएगा, ये निवेदन। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने पूरे राजस्थान में उपकेंद्र खूब खोले। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जनता की सुविधा के लिए खोले। उपकेंद्र 2422 खोले। उपकेंद्र से चिकित्सालय में 325 कर्मोन्नत किए, औषधालय से 198 चिकित्सालय में कर्मोन्नत किए, पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में शीतोत्तर किए और 10 को प्रथम श्रेणी से पॉलिक्लिनिक में किए। लेकिन इन्होंने उनके लिए भवनों का बजट का प्रावधान नहीं रखा। कई भवन आज भी खाली पड़े, बिना भवनों के वे केंद्र चल रहे हैं और ऐसे 900 शीतोत्तर के ऐसे जो है केंद्र, उपकेंद्र जहाँ पे पशुधन सहायक भी नहीं है और भवन भी नहीं है, कागजों में वो चल रहे हैं। तो इसके लिए हम निश्चित रूप से इसमें प्राथमिकता से काम करेंगे और इनके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है डॉक्टर प्रियंका चौधरी। प्रश्न संख्या 111। माननीय मंत्री जी। मेरे पास जवाब आ गया अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें तो मैं पूरा जो मेरी मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें 2018-19 वित्तीय वर्ष से लेकर 2023-24 31 दिसंबर तक का विवरण है और उसमें मेरी जानकारी में आया है कि जो प्रायोरिटी एरियाज तय किए गए हैं कि कुछ एरियाज हैं जो हाई प्रायोरिटी एरियाज है और कुछ है दूसरे अदर प्रायोरिटी एरियाज। लेकिन जो फंड खर्च किया गया है हाई प्रायोरिटी एरिया में मुख्य रूप से पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, तो एनवायरमेंट पे 2018 के बाद से 1 रुपया भी बाडमेर में खर्च नहीं किया गया। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार देने का जो हाई प्रायोरिटी क्षेत्र का विषय है उसमें भी मेरी जानकारी में अभी तक कोई काम पिछले 5 वर्षों में नहीं किया गया। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो 168 करोड़ 23 लाख की राशि प्राप्त हुई है पिछले 5 वित्तीय वर्षों में, तो क्या उप राशि का उपयोग तय प्राथमिकताओं में खर्च करने के मद के अलावा भी किसी और अन्य मद में किया गया है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा बाड़मेर के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर 4 काम हुए हैं। एक तो इनका ग्राम पंचायत गेहूं है, उसमें 37 लाख, रानी गांव में 80,000, विशाला में 80,000 और विशाला में दूसरा 80 लाख के जो हैं ये खाली प्लांटेशन पे काम हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय विधायक को मैं बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर जो डीएमएफ की जो मीटिंग है वो कई वर्षों से मेरे ख्याल में 2012-13 से हुई नहीं है। पहले तो जिला प्रमुख थे इसके चेयरमैन, उसके पश्चात मंत्री जी बन गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म के अनुसार अब इनको कलेक्टर को बनाया है। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि एनवायरमेंट अधिकांश जो फंड जो आता है ये डीएमएफटी का, ये आपके बाड़मेर विधानसभा से ही आता है, बाड़मेर जिले का। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कलेक्टर साहब से बात करके जो भी आपका आगे जो फंड आएगा उसके अंदर अब जैसे रोड्स है, अब मिसिंग लिंक की बहुत रोड्स ली गई अध्यक्ष महोदय। रोड्स डबल रोड बनाने का मतलब भी ये एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है पोल्यूशन का कि पक्की रोड के अंदर फिर मिट्टी नहीं उठती है। तो वहां पर आपके कोई सीलिंग कॉस्ट की कोई केस नहीं है, आपके पीएचसी में भी पैसा खर्च किया हुआ है, आपके थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन किया हुआ है। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जब आगे का जो बजट होगा और हमारी सरकार के तहत हम एनवायरमेंट को हम प्राथमिकता देंगे और कलेक्टर को हम उनको डायरेक्शन देंगे कि एनवायरमेंट के अंदर आप थोड़ा बजट ज्यादा एलोकेट करें। जी, एक प्रश्न और है। आपने बिल्कुल सही फरमाया मंत्री जी की जो 168 करोड़ 23 लाख की आमदनी पूरे जिले से हुई है उसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा बाड़मेर विधानसभा से है जो कि 73% है। लेकिन पिछले 5 साल का अगर व्यय राशि देखें तो केवल 23% ही खर्च हुई है, मतलब जो कि बहुत ही कम है। 40 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हमारी मुख्य समस्या वहाँ युवाओं के रोजगार की है और पर्यावरण की है। तो मैं आपसे फिर से एक बार प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को लेकर भी कोई स्पष्ट नीति बनाकर, ट्रांसपेरेंसी रखकर, ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर युवाओं की योग्यता के अनुसार मेरिट के हिसाब से उनको रोजगार देने की व्यवस्था करने का विचार सरकार करती है? अगर हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब पिछले 5 साल में जो दुरुपयोग किया गया, अनियमितताएं करी गई, एक हमारे मारवाड़ में एक हमारी कहावत है, खावे सूर ठोकीजे पाडो, ठीक है ना। तो हम जो है आपके जो भी फंड बचा है ये हमारे ऊपर आरोप नहीं आना चाहिए, हमारी सरकार पे अभी 6 महीने हुए हैं, जो भी आपका जो बैलेंस पैसा बचा है और आगे का हम कलेक्टर को निर्देश देंगे क्योंकि ये आपकी विधानसभा से बहुत ज्यादा फंड आता है। हम प्राथमिकता में एनवायरमेंट के जितने भी कार्य हैं आप आउटलाइन कर दीजिए, उनको प्राथमिकता देंगे। माननीय मंत्री जी, एक सेकंड। माननीय मंत्री जी, एक सुनिश्चित करिए माननीय मंत्री जी कि सारे जिलों में डीएमएफटी की मीटिंग है। अरे बैठिए, आपका अनुमति नहीं है। सारे जिलों को ये बता दें क्योंकि डीएमएफटी की मीटिंग रेगुलर होती रहे, जो वर्षों तक नहीं होती कई बार, तो इसको निर्देश जारी करेंगे हर जगह जो नियमित होती रहे इसकी व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, प्रावधान है कि क्वार्टरली होनी चाहिए मीटिंग। रूल ऑफ डीजीएमएफटी इज कि हर हमें इसको समझ बुलाया जाए। इन लोगों ने सारा कलेक्टर को सौंप दिया था। मैंने कह दिया आपकी बात क्या? नहीं, कलेक्टर को सौंप दिया था, उसमें कांग्रेस के हाल में डीएमएफटी का पैसा सारा डीएमएफटी का पैसा। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 112। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मेरे को मिल चुका है। मैं माननीय मंत्री महोदय से 2 पूर्व सवाल करना चाहूंगा। पहला सवाल मेरा यह है कि बालोतरा एक औद्योगिक नगरी है और बालोतरा जिला हेडक्वार्टर भी है। बालोतरा से सिवाना की जो रोड है 1-1 फीट के खड्डे पड़े और ये स्टेट हाईवे नंबर 68। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट सत्र के अंदर ये आपने घोषणा नहीं की है, लेकिन इसको किसी भी मद के अंदर, चाहे ये आरएसएस मद के अंदर हो, और वैसे 2018 के अंदर ये सीआरआईएफ फंड के तहत ये स्वीकृत भी हो गई थी, लेकिन ये रोड अभी तक बनी नहीं है। तो एक इस रोड की बनाने की आप थोड़ी सी घोषणा करावें, अति मेहरबानी होगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क अभी जहां क्षतिग्रस्त है वहां पर तो रिपेयरिंग का कार्य करवा रहे हैं। चूंकि ये सड़क नरेगा द्वारा वाइडिंग का कार्य करवाया गया था, तो अब ये पीडब्ल्यूडी के अप टू मार्क है या नहीं है, रोड सेफ्टी के अनुसार जो है, रोड सेफ्टी रूल्स के अनुसार जो है, नॉर्म्स के अनुसार है या नहीं है, सड़क का लेवल क्या है, इसके लिए विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट बनाकर इसकी डीपीआर तैयार करवाई जा रही है पीडब्ल्यूडी द्वारा और इसका एस्टीमेट तैयार करके फिर जितना जल्दी होगा चरणबद्ध तरीके से जो है इसमें इसका कार्य करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरा क्वेश्चन और है कि ये जो बालोतरा औद्योगिक नगरी है इसका पाली से ज्यादा कनेक्शन है और ये रोड बालोतरा से समृद्धि होते हुए सीधी पाली जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप इस रोड को नेशनल हाईवे के लिए यहां से अपना है जो सरकार की तरफ से अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजा, तो अति मेहरबानी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये एनएचआई का विषय है और हम जो है नियमानुसार इसका प्रस्ताव तैयार करवा के परीक्षण करवाकर इसको जो है केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भिजवा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 113। माननीय मंत्री जी। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत कार्यालयों में लोक सुनवाई सहायता केंद्र स्थापित किए गए। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लोक सुनवाई सहायता केंद्र का प्रबंधन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 9/4/2013 में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट अप्रसंग है। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत कार्यालयों में लोक सुनवाई सहायता केंद्र संचालित हो रहे हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अप्रसंग है।
लोक सुनवाई सहायता केंद्र को सक्षम एवं प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेश परिपत्र निर्देश जारी किए गए। आदेश परिपत्र निर्देश दिनांक 25/10/2019, 2/3/2021, 9/3/2021, 19/4/2022, 8/2/2024, 13/3/2024 का विवरण परिशिष्ट सह पर संलग्न है। जिलों में स्थित सहायक निदेशक लोक सेवाएं कार्यालय को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के संबंध में प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण हेतु जिले में प्रतिवर्ष राज्य स्तर में बजट आवंटित किया जाता है। ग्राम पंचायत में लोक सुनवाई सहायता केंद्र के माध्यम से जन सुनवाई के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 9/3/2021 और 19/4/2022 के तहत माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है उसमें ये अंकित किया गया है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में माह के प्रथम गुरुवार को जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक शुक्रवार को त्रिस्तरीय सुनवाई व्यवस्था जिला स्तर, उपखंड स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर दोपहर 12 से दिन में 3 बजे तक करने के निर्देश दिए गए हैं और प्रत्येक पंचायतों में हर दिन कार्य दिवस में 10 से 12 बजे तक लोक सुनवाई केंद्र खुला रखकर परिवार देने के निर्देश दिए गए हैं। किंतु ग्राम पंचायत कार्यालय प्रतिदिन खुलते ही नहीं है। राज्य सरकार इन निर्देशों की पालना के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रही है? माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार के निर्देशानुसार माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई की जा रही है। विगत 3 वर्षों में चुनाव आचार संहिता अवधि तथा लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों को छोड़कर नियमित रूप से जन सुनवाई हुई है। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा राजकीय कार्य दिवसों में ग्राम पंचायत कार्यालय को प्रतिदिन खोलने के निर्देश है। प्रतिदिन पंचायत कार्यालयों में आने वाले परिवादी की सुनवाई की जाती है। और मैं माननीय सदस्य को आपके मार्फत बताना चाहूंगा, उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप मैं उनके प्रश्न का उत्तर दो। मैं बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बताया समय समय पर अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में 8 फरवरी 2024, 13/3/2024 को जो निर्देश दिए गए हैं उसके बाद में मैं जानकारी माननीय सदस्य को देना चाहूंगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल की भी तुलनात्मक जानकारी भी देना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पर जो शिकायतें प्राप्त होती थी उसका एवरेज डिस्पोजल टाइम 45 दिन होता था, लेकिन जब से नए निर्देश जारी किए गए उसके बाद में 15 दिन के अंदर शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। और पहले की तुलना में पहले 47% उन शिकायतों पर रिलीफ था, अब वो 8% बढ़ के 54% हुआ है। माननीय सदस्य और दूसरा अरे आपका अनुमति नहीं है। माननीय सदस्य, आपका अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन के साथ साथ मेरी भी यही बात है, हर सदस्य के द्वारा मैं ये बात रख सकती हूँ कि निर्देश टाइम टू टाइम बहुत बार दिए गए हैं, जिसका विवरण बहुत अच्छे से हमें मिला है। विगत राज्य सरकार की और हमारी इस सरकार की अगर तुलना करें तो वो विवरण भी आपने जैसा कि बताया कि बेटर हो रही है व्यवस्था, लेकिन आज भी पीड़ा यही है कि एवरीडे मॉनिटरिंग 10 से 12 बजे मेरे साथ भी पिछली बार जब मैं विधायक थी, मैं 1 मिनट लूंगी, तब हमारी गोगाथला पंचायत के अंदर जब मैं गई, सुबह बंद था, ताला लगा था पंचायत पर, तो स्थिति उसको सुधारने के लिए अगर कोई कमेटी का गठन या कोई अधिकारियों को कि वो कभी भी जाकर उसकी कर सके, तो इसके लिए हम सरकार द्वारा कोई मॉनिटरिंग टीम बिठाए। निर्देश बहुत बार दिए, क्या हम मैं आपके मार्फत सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये जो बताया गया ग्राम पंचायत स्तर है, ब्लॉक स्तर है, जिला स्तर है, इसके अंदर वीसी के मार्फत कलेक्टर के द्वारा, संभागीय आयुक्त के द्वारा एवं चीफ सेक्रेटरी भी वीसी में इसकी 2 दिन के लिए मॉनिटरिंग करते हैं। महीने में संभागीय आयुक्त भी 2 दिन के लिए इनके अंदर 2 ग्राम पंचायतों में जुटे हैं, कलेक्टर में भी जुटे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये लगातार ये हर चीज ऑन द रिकॉर्ड है और मैं आपको सरकार सुनिश्चित करे कि बैठ के लगातार हो और समस्या का समाधान जनता का हो। अगला प्रश्न अगला प्रश्न लिया माननीय सदस्य, पूरे प्रश्न के अलावा किसी को अनुमति नहीं। माननीय घनश्याम, प्रश्न संख्या 114। माननीय मंत्री जी, जवाब मेरे पास आ चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अप्रैल से अब तक इस मद में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई और कितनी उस पर खर्च हुई है। इसके अलावा दूसरा मेरा पूरा प्रश्न है कि इस योजना के तहत कितने लोगों को लाभान्वित हुआ है अभी तक। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, प्रश्न में मेन जो मूल प्रश्न इन्होंने पूछा, इन्होंने 5 साल के आंकड़े मांगे हैं। तो 5 साल जब तो ये वित्तीय वर्ष है, माननीय सदस्य बातें नहीं, जो लास्ट वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 को खत्म होता है। आपने सब जितने भी प्रश्न पूछे उन्होंने ये 5 साल की बात करी है। अभी जो पिछले 5 साल में 23 लाख बेनिफिशियरीज जो हैं वो 5 साल का आ गया। आपने मंत्री महोदय 5 साल का इसमें जवाब आ गया। उनको पूछिए। माननीय सदस्य आपके पूछ रहे हैं, उनको पूछ लीजिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 साल का जवाब आ गया और हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जितना बजट दिया वो पूरा खर्च हो गया। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं अब ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अब आज तक 31 मार्च से अब तक कितना इन्होंने पैसा दिया और उसके साथ कितने लोग लाभान्वित हुए। अरे बजट तो आज दे रहे हैं। आप बैठिए अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए, मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूं। एक मेरा अध्यक्ष महोदय वस्तुस्थिति बता रहा हूं, बजट बाहर तो नहीं। एक अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हॉस्पिटलों में रेबीज की दवा नहीं है, स्नेक बाइट की इंजेक्शन नहीं है। हम कई महीने से लगातार सीओएमएचओ से उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, आज तक वहां दवा उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो इस मामले में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये दवाइयां कब तक उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी जो संजीवनी योजना थी वो बंद की है, तो उसके भी लोगों पर भारी असर है। लोग दर्द की ठोकरें खाते हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही है, जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कब तक आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न के अंदर 5 साल का पूछा था, अब ये कहते हैं कि भाई आप कहते हैं कि मई में कितना खर्च हुआ था, तो ये जो 3 महीने का 4 महीने का कह रहे हैं ये आपको सूचना आज भेज दी जाएगी। परंतु अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपने एक बात जो छिपाई है कि आपके कार्यकाल के अंदर इन्हीं के जिले के अंदर, इन्हीं की विधानसभा और दूसरी में बहुत भारी राशि जो है वो ये खर्च कर नहीं पाए दवाइयों पे। इसके अंदर जो है करौली विधानसभा के अंदर 13 लाख वो पैसा बच गया। यहाँ पर आपके इनके सपोर्टरा के अंदर लगभग 1 करोड़, टोडाबीन के अंदर 1 करोड़ 20 हजार, ऐसे जो है आपके करौली विधानसभा में 1 लाख 2 हजार, हिंडौन के अंदर 1 लाख 18 हजार। ये वर्ष बाय वर्ष जो है 1 साल इन्होंने 1.25 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। तो इसका आपकी जो सूचना 3 महीने की मैं आपको आज ही दे दूंगा। जवाब आया, अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर प्रश्न है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या सरकार इस योजना को आगे जारी रखना चाहती है? देखिए, क्या सरकार इस योजना को आगे जारी रखना चाहती है या नहीं? सरकार बिल्कुल जारी रखेगी और उसको बेहतर करेगी। आपने जो चलाया प्रश्न संख्या 115। माननीय मंत्री जी, खंड 1 विधानसभा सादुलपुर
कि पंचायत समिति राजगढ़ में विगत 3 वर्षों के दौरान पंचायत समिति मध्य नलकूप स्वीकृत किए गए हैं, जिनके स्थान का विवरण परिशिष्ट 1 की कॉलम संख्या 4 में अंकित है। खंड 2 जी नहीं, निजी खातिरदारी भूमि में नहीं लगाए गए हैं। खंड 3 उक्त स्वीकृत 16 नलकूप में से 5 नलकूप पूर्ण हुए हैं, जो सभी क्रियाशील हैं। गारंटी अवधि में खराब हैंडपंप एवं नलकूपों को संबंधित कार्यकारी एजेंसी से ठीक करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय साहब के माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये 16 नलकूप 3 वर्ष में स्वीकृत हुए, ये कब स्वीकृत हुए, कब वर्क ऑर्डर जारी हुआ, किस एजेंसी के नाम हुआ और कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया? क्या लंबे अरसे से पेंडिंग इनके खिलाफ जो भुगतान कर दिया गया उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं? माननीय मंत्री जी। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत विस्तृत जानकारी मैं दे रहा हूँ। नूहर से राजगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नूहर में सार्वजनिक ट्यूबवेल निर्माण 33 kV के पास हुआ है, क्रियाशील है। दूसरा है नूहर में सार्वजनिक ट्यूबवेल निर्माण ग्राम बास मामराज में स्वीकृत हुआ है, ये 7/1/2022 को हुआ था और इसमें 7,52,000 रुपये खर्च हो चुके हैं और ये गैर मुमकिन कुआं के पास बना है। फिरपाली बड़ी में पेयजल हेतु कुआं निर्माण खातियों की बाड़ी अमर सिंह जागीर के पास बना है और ये कार्य अभी पूर्ण नहीं है, बिजली का कनेक्शन लंबित है और ये 12/10/22 को स्वीकृत हुआ था और इसमें 9,48,000 रुपये खर्च हुए हैं और इसलिए गैर मुमकिन आबादी में है। और इसी प्रकार से गुगलवा पंचायत में सार्वजनिक कूप निर्माण सहित स्मारक बालान के पास स्वीकृत हुआ है, इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, बिजली का कनेक्शन अभी लंबित है। ये 1/12/2022 को स्वीकृत हुआ था, इसमें 8,43,000 रुपये खर्च हुए हैं और डिमांड नोट हेतु विद्युत निगम को आवेदन किया हुआ है। फिरपाली बड़ी में पेयजल ट्यूबवेल गुजरा का मोहल्ला देवनारायण मंदिर के पास लगाया गया है, कार्य पूर्ण नहीं है, बिजली का कनेक्शन अभी लंबित है, इसमें 9,58,000 रुपये खर्च हुए हैं। गुगलवा में दूसरा सार्वजनिक कुआं निर्माण राजधानी सेवा केंद्र गुगलवा क्रियाशील है और इसमें 8,22,000 रुपये खर्च हुए हैं। उसका बाद गुगलवा में ट्यूबवेल लगाया जिसका कार्य पूर्ण नहीं है, बिजली का कनेक्शन लंबित है। इसी प्रकार से नोरंगपुरा में ये सार्वजनिक ट्यूबवेल कुल्हड़ियों के मोहल्ले में नोरंगपुरा में जो क्रियाशील है और इसके ऊपर 3 लाख रुपये खर्च हुए हैं। सुल्तानिया छोटा में सिंगल फेज बोरवेल निर्माण आंगनबाड़ी के पास सुल्तानिया बड़ा में लगा है, इसका कार्य पूर्ण नहीं है, बिजली का कनेक्शन अभी लंबित है, इस पर 6 लाख रुपये खर्च हुए हैं। पर्याप्त हो गया? नहीं 16 है सर, मैंने सबका पूछा है। अगला प्रश्न। नूहर में ही ट्यूबवेल निर्माण मीणा व खातियों की ढाणी के पास लगा, इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ, बिजली का कनेक्शन बाकी है। अगला चाहता हूं 2022 से 21 से पेंडिंग है, जनता को 8-8 लाख रुपए के ट्यूबवेल पर खर्च हो गए, अभी तक वो लोगों को लाभ नहीं मिला। क्या सरकार की मंशा उनकी जांच करे या तुरंत प्रभाव से कितने दिन में बोरवेल को चालू करा देंगे? ठीक, पूरा इसका उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि कनेक्शन नहीं होता है, ट्यूबवेल चालू नहीं होता है, तो जितना पैसा उसमें लगता है वो निष्फल हो जाता है। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि 22 का ट्यूबवेल 2024 जनवरी तक भी पूर्ण नहीं हुआ था, अब हम उनको पूर्ण कराकर जल्दी कनेक्शन कराएंगे। मुझे बहुत कष्ट हुआ है कि जनता का इतना पैसा पूर्व की सरकार ने बेकार किया, निष्फल हुआ। उस समय के जो अधिकारी हैं उनसे वो जो निष्फल हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग, और जो अधिकारी कर्मचारी ने इसमें डिले किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न है कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या 116। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशालय गोपालन द्वारा जैसलमेर जिले की गौशालाओं की गोपनीय जांच औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 32 गौशालाओं में घोर अनियमितता पाई गई, जिसका संज्ञान लेते हुए जैसलमेर जिले की उक्त 32 गौशालाओं का वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुदान रोक दिया गया। इस प्रकार 32 गौशालाओं को फर्जी अनुदान उठाने से रोक दिया गया। खंड 2 गौशालाओं की अनुदान प्रक्रिया में पर्यवेक्षक लापरवाही बरतने पर तत्कालीन संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जैसलमेर को निलंबित किया गया तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की संलिप्तता पर जांच प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इन 12 गौशालाओं में 7,129 गायें बताई गई और जांच के समय 310 मिली। आपने उनका अनुदान रोक दिया, ये तो सही है, पर क्या ये सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 2 साल में 51 करोड़ 23 लाख का अनुदान उठा लिया गया? यदि हाँ, तो इस दिए गए अनुदान की राशि वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? नंबर 1। दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या ये गौशालाओं में जो गबन हुआ, इसके लिए आपने 7 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री जी को इसकी जांच SIT से कराने की अनुशंसा की थी? यदि हाँ, तो उस जांच का क्या हुआ? ये दोनों बात मैं दूसरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जैसलमेर जिले में गौशालाओं के फर्जी अनुदान की बहुत सारी शिकायतें आई, कई अखबारों में भी ये खबरें छपी, तो हमने निदेशालय से जांच दल गठित करके 7 व 8 फरवरी 2024 को जैसलमेर जिले की गौशालाओं की गोपनीय जांच और औचक निरीक्षण किया, जिसमें जांच दल को गौशालाओं में भौतिक सत्यापन के दौरान जितना गोवंश गौशालाओं का द्वारा बताया गया था उतना गोवंश नहीं मिला तथा अन्य अनियमितता भी पाई गई, जिसके आधार पर इन 12 गौशालाओं की अनुदान वितरण प्रक्रिया रोक दी गई। इसके बाद 12 गौशालाओं में अनियमितता पाए जाने पर निदेशालय ने जिले की अन्य गौशालाओं की जांच हेतु जिला कलेक्टर को लिखा, जिस पर जिला कलेक्टर जैसलमेर में जांच कराए जाने पर 16 अन्य गौशालाओं भी अपात्र पाई गई, जिसे इनका भी अनुदान रोक दिया गया। 4 गौशालाओं की IB में शिकायत के आधार पर संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग ने जांच कराई, जिसमें भी अनियमितता पाई गई, इनका भी अनुदान रोक दिया गया। जांच में अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक जैसलमेर को मार्च 2024 में निलंबित किया। 2 अन्य डॉक्टरों को 16 CC के नोटिस दिए और 4 डॉक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को अप्रैल 2024 में लिखा है। इस प्रकरण में 2 उपखंड अधिकारी भटियाना पोखरण के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा हुआ है। गौशालाओं के अनुदान देने हेतु भौतिक सत्यापन के लिए भौतिक सत्यापन दल का गठन किया जाता है, जिसमें 2 डॉक्टर पशुपालन विभाग के 1 प्रशासनिक अधिकारी उपखंड अधिकारी या उसका प्रतिनिधि एवं 3 पशुपालन हेतु अधीनस्थ विभाग के कर्मचारी होते हैं। वर्तमान में इन 32 गौशालाओं सहित जैसलमेर जिले की सभी अनुदानित गौशालाओं की अनियमितताओं के प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB से जांच कराया जाना प्रक्रिया 3 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है कि उक्त गौशालाएं जिनका अनुदान रोका गया, पिछली सरकार में जो पूर्व मंत्री थे और जो पूर्व विधायक साले मोहम्मद, वो और उनके नजदीकी लोगों की गौशालाएं थी और उन्होंने ये गड़बड़ की और राजनीतिक कौन के कारण उसकी जांच नहीं हुई, तो क्या आप इनकी जांच करा के इनकी गौशालाओं के लाइसेंस रद्द करेंगे और जो गड़बड़ की उसका जो अनुदान लिया उसको आप वसूल करिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन को बताया कि ये जो 32 गौशाला उनका अनुदान रोक दिया गया, अभी उनको अनुदान नहीं दिया जा रहा है और
मैं अध्यक्ष महोदय बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिख करके और खुद मिलकर के भी निवेदन किया और उन्होंने इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से कराना है ये तो लिखा है और शीघ्र ही जांच कराएंगे। यदि कोई इसमें दोषी है और कोई संलिप्त है, चाहे वो राजनीतिक दल का नेता हो या कोई और भी सरकारी अधिकारी हो, विभाग के हो, कोई भी हो, तो निश्चित रूप से जांच रिपोर्ट आएगी। उसके बाद में निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। यदि फर्जीवाड़ा हुआ तो फर्जीवाड़ा हुआ, अनुदान में फर्जीवाड़ा हुआ तो वसूली के लायक होगी तो वसूली भी करेंगे। अगला प्रश्न भगवान राम सैनी, श्री भगवान राम सैनी, श्री भगवान नो बैठिए, नो माननीय सदस्य भगवान राम सैनी प्रश्न लिख सुझाव बाद में अरे सुझाव भाषण में देना भी नहीं, प्रश्नकाल में कोई सुझाव नहीं, प्रश्नकाल में सुझाव नहीं। अध्यक्ष जी अरे प्रश्न 117 नंबर 117। अरे माननीय मंत्री जी अरे उत्तर सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी में 224 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची परिशिष्ट प्रश्नकाल में किसी को कोई सुझाव या बोलने की अनुमति नहीं है। जो प्रश्न है जिसका वो तो पूरे प्रश्न पूछेगा, उसका प्रश्न नेता को कुछ नौबत कहेंगे नहीं, सुझाव अलग चाहिए। मंत्री जी मिलकर दे दीजिए। अध्यक्ष जी जवाब आ गया, किसी पूछ लो। जवाब आ गया, चलो आप पूरे प्रश्न। मेरे विधानसभा उदयपुर वाटी में नगर पालिका में 35 वार्ड है और नियमों से चलता है, ये सदन नियमों से चलता है। 60,000 की संख्या है, जनसंख्या है और वहाँ मात्र केवल 8 आंगनबाड़ी केंद्र है। इसके अलावा 2 नगर पालिकाएं, 41 पंचायतें हैं। वहाँ और खोलने की आवश्यकता है। इस बजट में मात्र 5 आंगनबाड़ी केंद्र दिए, तो उनकी मेमू जीरा है, बहुत कम है। तो क्या सरकार और खोलने की मंशा रखती है? अरे माननीय सदस्य, दूसरा सामान्य सा प्रश्न मेरा ये है कि इन आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं और ये सहायिकाएं जो है उनका मानदेय बाकी है और कितने दिन से बाकी है और कब तक सरकार उसका भुगतान करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, हमने अपने परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या 89(1) के अनुसार प्रत्येक विधानसभा में 5-5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले किए जाने की घोषणा की थी। उसमें उदयपुर वाटी में भी 5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। चूंकि आप माननीय सदस्य ने अपनी चिंता जाहिर की है, तो निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से, अभी तो पहला सारी है, चरणबद्ध तरीके से जो है और नवीन आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे। अगला प्रश्न श्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। अध्यक्ष जी मैंने तो पूरा मानदेय का कब तक आ जाएगा? मानदेय के लिए पूछ रहा हूं, मेरे को कब तक बाकी कब तक आ जाएगा? और उसमें मानदेय के लिए बोल रहा हूं मैं, कब तक आ जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी हमने बजट में घोषणा करी थी कि आंगनबाड़ी हो गया, आप बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया, बोल दिया उनको। अरे हो गया, बैठिए विपक्ष के नेता। अरे इनको इतना अधिकार तो दे रखा है, आप 24 घंटा बोलते रहते हैं, बीमारी है क्या? आप पूरे प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 घरों के सरकार ने जवाब दिया, 4 घरों में आज नहीं घटना घटी और उनका मूल्यांकन किया 10,97,000, 10,97,000। तो ये हर बात पे बोलना जरूरी नहीं है। भारत सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से दिया, पर मैं आपके माध्यम से इसकी आपसे भी मदद चाहता हूँ, राज्य सरकार से भी चाहता हूँ। और चीज़ों में जैसे मैचिंग ग्रांट मिलाया जाता है, अब 10-11 लाख का नुकसान हो, 24,000 रुपये उसको अनुदान मिले, तो गाँव में तो बीमा होता नहीं है मकानों का। तो मैं तो सरकार से उम्मीद करता हूँ, राज्य सरकार क्या इसके अंदर केंद्र सरकार के जोर से इसके अलावा अपनी तरफ से मैचिंग ग्रांट मिलाती नहीं मिलाती। और सेकंड है, जो 2022 का फसल नुकसान हुआ था 2024 तक अभी तक नहीं बताया, तो क्या मंत्री महोदय उन अधिकारियों के खिलाफ या किस कारण से जांच करा करके कोई भी कार्रवाई करेंगे, ऐसी मंशा रखते हो? नहीं मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जिस तरह से माननीय सदस्य ने पूछा है, मंत्री जी प्रश्न का समाप्त। मुझे प्रश्न का समाप्त माननीय मंत्री जी, इनका लिखित भेज देना। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से चित्तौड़ जिले की संपूर्ण बिला नाम भूमि को गोचर भूमि में रूपांतरित करने से नई परियोजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश डोगरा सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले में ग्राम दानियों में अध्यक्ष का चुनाव नहीं करवाया श्री रामस्वरूप लांबा उपभोक्ता को न्याय दिलाने एवं समिति की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष एवं या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा राजस्थान में बिजली की भारी कमी एवं सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण आम जन को परेशानी के संदर्भ में श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक लाइन में बोलते हैं। हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय जीरो के बाद माननीय धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन का ध्यान स्थानीय को रोजगार के मामले में आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं उस पश्चिमी राजस्थान के उस सीमांत क्षेत्र से आता हूं जहां हमेशा से भौगोलिक रूप से अभाव है, रोजगार के कोई साधन नहीं थे। हमारे लोग रोजगार के लिए, व्यापार के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में गए और उन्होंने अपना काम किया। वर्तमान में परिस्थितियां अलग है। हमारे उस क्षेत्र में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आई है और व्यापार के लिए तमाम जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज आई है उस क्षेत्र की तरफ से, उस क्षेत्र के आम लोगों की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे स्थानीय जितने युवा हैं उनको उन मल्टीनेशनल कंपनीज में रोजगार मिले ताकि वहां के युवा मुख्य धारा से जुड़ सके। आप देखेंगे कि कर्नाटक में भी थोड़े दिन पहले एक नया बिल लाया गया जिसमें 50% रिजर्वेशन की बात की गई, स्थानीय को रोजगार में वरीयता की बात की गई। कुछ दिन पहले हरियाणा में एक बिल पर डिस्कस हुआ जिसमें कहा गया कि साहब स्थानीय को रोजगार के लिए हम 70 से 75% तक स्किल और अनस्किल में हम रिजर्वेशन देंगे। मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश की सरकार से कि आप स्थानीय को रोजगार दें, युवाओं को आगे बढ़ने का एक मौका दें। अगर वहां पे स्थानीय कंपनियों में युवाओं को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वो बॉर्डर मजबूत हो पाएगा, वो सीमांत क्षेत्र मजबूत हो पाएगा। आज के समय में तमाम युवा साथी बेरोजगारी के सालन से गुजर रहे हैं और दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। उनकी पीड़ा को समझना चाहिए और स्थानीय को वहां की मल्टीनेशनल कंपनीज में, चाहे वो सोलर की हो, विंड की हो, पेट्रोकेमिकल की हो और तमाम सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में उन युवाओं को रोजगार के नए संसाधन देने चाहिए। और साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि उनको स्किल के रूप में उनको अच्छी स्किल देकर तैयार भी करने की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की और हम सबकी मिलकर होनी चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा कि स्थानीय को आप रोजगार देने का श्रम कराएं। विकास चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षण का समय दिया।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने में जनता के बीच गया तो मैंने एक चुनावी घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच गया। उस चुनावी घोषणा पत्र का पहला बिंदु नशा व ड्रग्स व अपराध मुक्त की संगठन के लिए मैंने रखा था। आज जिस प्रकार से नौजवान नशे की लत से न केवल समाज, न केवल राष्ट्र को हानि पहुंचा रहे हैं, राष्ट्र को क्षति पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपराध बढ़ रहा है। बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने एसओजी में नशे की रोकथाम हेतु स्पेशल टास्क फोर्स एंटी ड्रग्स के गठन की स्वीकृति देकर एक यूनिट का गठन किया, परंतु वर्तमान सरकार के 7 महीने में इसकी क्रियान्वयन नहीं हुआ और एनडीपीएस प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई बिल्कुल ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ व्यापारिक नगरी है, उस व्यापारिक नगरी में काली गैंग नाम की गैंग जो इस नशे की तस्करी की सबसे बड़ी गैंग है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 10,000 से ज्यादा नौजवान नशे की लत के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम हमेशा सुनते हैं कि नशा नरक का द्वार है, नशा नाश का कारण है और आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, इस सदन को चिंता करनी चाहिए। मैं माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा मैं इस सदन और माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस नशे की रोकथाम के लिए जन जागरूकता क्षेत्र में लानी चाहिए। इसके लिए सरकार को भी प्रयास करने चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से किशनगढ़ में आए दिन अपराध बढ़ते हैं, इस अपराध के पीछे पिछले कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा जो नशे की खेप किशनगढ़ में लाकर किशनगढ़ के व्यापारियों को आतंकित किया, न केवल नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसी के कारण इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बेरोजगारी है। इसलिए मैं सदन को आग्रह करता हूं कि नशे के कुप्रभावों से लोगों को जागरूक कर और चेतना शिविर यहां से चालू किया जाए। धन्यवाद। श्री डूंगर राम कीधर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नियम 50 के तहत स्थगन पर आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना जो 1995 में शुरू की गई, उसके कर्मचारियों को मानदेय बढ़ाने स्थायी करने के लेकर के वो हड़ताल पर हैं पिछली 11 तारीख से, और ये लगभग श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और नांदेड़ जिले के अंदर 400 से 450 कर्मचारी हैं। जनता जल योजना के सभी कर्मचारियों को एक माह में 26 दिन का भुगतान दिया जाता है, प्रतिदिन के हिसाब से किया जाता है। ये मजदूर 30 दिन 24 घंटे कार्य करते हैं। इस योजना के मजदूरों को 7410 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जो बहुत कम है और उनके परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है। जनता जल योजना के सभी कर्मचारी अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर के 11 तारीख से हड़ताल पर, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिलों में पेयजल की आपूर्ति बाधित हो रही है। तीनों जिलों में पेयजल आपूर्ति की समस्या का सामना विशेषकर ग्रामीणों को करना पड़ रहा है और पेयजल पूर्ति नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को 1000 रुपये टैंकर के हिसाब से यानी पानी गिरवाना पड़ रहा है, जो बहुत ही मुश्किल है। अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है सरकार से कि जनता दल योजना के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए, उनको स्थायी किया जाए और उस क्षेत्र के अंदर बाधित जो पेयजल आपूर्ति है उसको बहाल किया जाए, ताकि वहां के क्षेत्र के लोग हैं वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। श्री पूसाराम गोदारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को आपने बहुत ही गंभीर विषय जो मेरी विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के 112 किसानों को काफी लंबे समय से मूंगफली खरीद जो उचित मूल्य पर हुई, उसका भुगतान 1,30,00,000 रुपये का नहीं हुआ। ये भानुदा और पश्चिम ग्राम सेवा सहकारी समिति ने क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ़ के निर्देशन में खरीद की। करीब 400 साढ़े 400 किसानों ने मूंगफली खरीदी। उनमें 112 किसान ऐसे हैं जिनको आज तक भुगतान नहीं हुआ, जबकि राजफेड के एमडी ने दिनांक 23/9/2021 को स्पष्ट आदेश कर दिया कि 1,30,00,000 रुपये क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ़ को ट्रांसफर किए जाते हैं आरटीजीएस के अंतर्गत, और इनका भुगतान सिर्फ और सिर्फ बकाया 112 किसानों को किया जाए। लेकिन और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार बीकानेर को और क्रय विक्रय सहकारी समिति को पालन किया गया, परंतु आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद 12/6/2024 को रजिस्ट्रार महोदय ने भी आदेश एडिशनल रजिस्ट्रार बीकानेर को भेजा कि इनकी मूंगफली खरीदी जा चुकी है। सरकार ने स्वीकार किया है कि 112 किसानों के भुगतान बाकी है। इसके लिए 1,30,00,000 रुपये राजफेड ने ग्राम सहकारी समिति रतनगढ़ को ट्रांसफर कर दिए और मात्र शर्त लगाई गई है, आज भी ऊपर रिजर्व पड़े कि किसानों को ही भुगतान करना है। लेकिन एडिशनल रजिस्ट्रार बीकानेर और क्रय विक्रय सहकारी समिति के जीएम और अध्यक्ष की हड़ताल के कारण आज तक भुगतान नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इतना गंभीर मामला जो किसान कितनी मुश्किल से मूंगफली पैदा करता है उसका तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए जाए और राजफेड के आदेश को अगर क्या हो तो माननीय मंत्री महोदय को भिजवा देता हूं और कृपया जवाब देश को तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मौका दिया, सुना, किसानों को तत्काल भुगतान कार्रवाई के निर्देश दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री वीरेंद्र सिंह पर्ची। माननीय सभापति महोदय, मसूदा विधानसभा में बिजलपुर पेयजल के संदर्भ में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विगत पिछले 5 सालों में मसूदा विधानसभा में जो बिजलपुर पानी की टंकियां और पाइपलाइन 2003 से आज के कार्यकाल में बनी थी, वो टंकियां आधी से ज़्यादा खाली रही। बिजलपुर पानी की टंकियों को भरने का जिस भी ठेकेदार के काम था, उस ठेकेदार के खिलाफ मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूरे विधानसभा क्षेत्र में गाँव में पीने के पानी के लिए 1-1 महीने तक गाँव में पेयजल की बड़ी समस्या है। मूलतः बिजलपुर परियोजना अजमेर जिले के लिए, अजमेर जिले में पेयजल की व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसका विस्तार हुआ और सभी जिलों में पानी पहुंचाया, उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन मसूदा विधानसभा में पिछले कार्यकाल में सरकार ने अधिकारियों की लापरवाही से मसूदा विधानसभा की जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि विधानसभा में सरकार पंप हाउस से जो पानी मिलता है उसकी मात्रा को बढ़ाई जाए, जिससे गांव में जो 1-1 महीने से पानी पीने का नहीं मिल रहा है तो लोगों को कम से कम 6 से 120 घंटे में पेयजल के रूप में पानी पीने के लिए मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री लादूलाल। खजुरा शांति जय। विधानसभा क्षेत्र के बनास नदी में बजरी माफियाओं द्वारा बनास नदी के किनारे स्थित चारागाह, शमशान घाट व किसानों के खेती से चोरी छिपे बजरी का धड़ल्ले से अवैध खनन व दोहन होकर रहे हैं, और जिस कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश हैं। महोदय, मेरे क्षेत्र की जनता के रक्षा व भलाई ही मेरी प्राथमिकता है, इसीलिए जांच व सर्वे करवाकर जहां पर अवैध खनन हो रहा है उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाए। जो अवैध खनन कर रहे हैं उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई कराई जाए, क्योंकि महोदय अवैध खनन की वजह से जान माल को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे, राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। महोदय, अवैध खनन करने वाले आए दिन ग्रामीणों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। भू माफियाओं व अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर
कदम उठाना चाहिए। बद्री माफियाओं ने बनास नदी में गहरे गड्ढे कर दिए हैं, जिनमें आए दिन बड़ी संख्या में पशु गिरकर मर रहे हैं। यहाँ तक बद्री माफियाओं ने शमशान भूमि पर भी अतिक्रमण कर अवैध बद्री भंडारण कर रखा है। अतः महोदय, इन अवैध खनन बद्री माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें, ताकि क्षेत्र की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अध्यक्ष महोदय, हमीरगढ़ एरिया में हमारे बनास नदी के अंदर डेली के 1000 के आसपास बद्री के जो डंपर ट्रॉले चल रहे हैं, मैं भी बहुत बार एसओ साहब को बोला था कि भाई हमारे इधर ये डेली का नुकसान कर रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं बद्री का, जो हमारे सारा विधानसभा तोड़ के बाहर जगह सब जगह ये डेली सप्लाई कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बद्री हमारे खेतों के जो गाँव में जो किसान भाई जो अपने घर बनाते हैं, जो भी बनाने का काम रहेगा, जो बिल्डिंग बनाने का काम रहेगा, उनके लिए तो सही है। हमारी विधानसभा छोड़कर जो बाहर डेली के हजारों के डंपर ट्रॉले जा रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए नुकसान हो रहा है। और मैं विधायक बनने के बाद बहुत बार बोल चुका, तो भी ये बात नहीं सुन रहे हैं। मैं इनको बोला बंद कर लो, हमारी विधानसभा क्षेत्र में बनने के लिए चलेगा, दूसरे के लिए नहीं चलेगा। ये मैं बहुत बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, गौ माता की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ये समिति पिसांगन अजमेर के जो पीड़ित उपभोक्ता हैं उनको न्याय दिलाने के लिए एवं समिति की जो परिसंपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिसांगन ग्राम में श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति पिसांगन का 28 अगस्त 1946 से संचालन हो रहा है। समिति द्वारा मिनी बैंक का भी संचालन किया जा रहा है। इस मिनी बैंक में समिति सदस्यों के अलावा 3000 मजदूर किसान चाहे बाहर से आने वाले हमारे बाहर भी काम कर रहे हैं। पिसांगन में तो उन उपभोक्ताओं की जमा पूंजी जमा है और दिनांक 23/11/2023 को ये अखबार के माध्यम से समिति में 19.60 करोड़ का गबन जांच अधिकारी द्वारा पाया गया, जिसमें समिति के व्यवस्थापक, तत्कालीन स्पेशल ऑडिटर, केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंधक एवं बैंक अधिकारियों को भागीदार होना पाया गया है। उक्त गबन की राशि में से 14.62 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जमा पूंजी में ब्याज पूंजी है। इसी क्रम में पिसांगन की कृष्णा ग्राम सेवा सहकारी समिति का हस्तांतरण भी लक्ष्मीनाथ समिति में कर लिया गया है, जिसकी पिसांगन के नया बाजार में दुकान है, जिसका किराया भी तत्कालीन व्यवस्थापक द्वारा लिया जाता है एवं समिति में जमा नहीं कराना पाया गया है। समिति के नियमों के मुताबिक जमा राशि का 60% मिनी बैंक शाखा पिसांगन में जमा रहना चाहिए, लेकिन यह जमा भी शून्य है, जो कि पूर्व व्यवस्थापक केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक हुए तत्कालीन स्पेशल ऑडिटर जो कई वर्षों तक स्पेशल ऑडिट यहाँ पर करते रहे, उनके द्वारा ऑडिट भी किया जाता है और उसको दर्शाया जाता है। इसमें सभी जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और आम जनता को जो चाहे किसानों मजदूरों जिनकी जमा पूंजी चाहे जमा सेविंग बैंक अकाउंट के माध्यम से हो चाहे एफडीआर हो चाहे और भी हो, उनको तत्काल सरकार आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंत्री जी उनका निस्तारण करें और उनको उनकी जमा पूंजी का लाभ दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या ये कोई इस तरफ वाले विधायकों की नहीं है, पूरे राजस्थान की समस्या है। और मान्यवर, जब रात को 9, 10 और 11 बजे तक सोते रहते हैं तो गांवों से लगातार फोन आते रहते हैं कि आप तो विधानसभा के बनाए हुए अच्छे बंगलों में रह रहे हो, आप तो ऐशो आराम से रह रहे हो, सारा मंत्रिमंडल मजे ले रहा है, और हम जब खेती करके आते हैं तो हमारे बच्चों को खाना भी समय पर हम ठीक प्रकार से नहीं खिला सकते और मच्छर काटते हैं, परेशानियां हैं और इतनी हालात खराब है पूरे राजस्थान की, और फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ज्यादा अच्छा होता कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि इस सीजन में हमको कितनी यूनिट बिजली चाहिए और किस प्रकार से हम व्यवस्थित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली दे सकते हैं, किसानों के लिए दे सकते हैं और आवास के लिए दे सकते हैं। लेकिन सरकार आराम से अपनी नींद में सोती रही और ये कल्पना नहीं की कि अगर हमारा कोई एमओयू पहले हुआ है तो हमको नया एमओयू करके इस समय के लिए कितनी यूनिट बिजली चाहिए, इस पर सरकार ने विचार नहीं किया। मान्यवर, धीरे-धीरे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार को अभी 5 और 7 दिन पहले ये कहा है कि मान्यवर आप अपना प्रोडक्शन 85% करो जो आपकी यूनिट लग रही है, आप तो 85 के बजाय 65 तक भी करो तो भी ठीक है, लेकिन आप तो अपनी यूनिट में केवल मात्र 52% ही आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसके कारण अभाव, आपकी विजन के अभाव के कारण, आपकी सोच के अभाव के कारण, आपकी व्यवस्था के अभाव के कारण पूरा राजस्थान चल रहा है। हर एक ग्रामीण रोज आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ विवाद हो रहा है, सारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक और तो हालात ये और दूसरी ओर आप ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो इनको तो बिजली नहीं दे सके। आपने कहा है कि 2,08,000 घरेलू कनेक्शन को हम बिजली दे देंगे, इस साल में टमाटर है, वर्तमान में तो व्यवस्था हो नहीं रही है और आप आगे की परिकल्पना के आधार पर लोगों को झूठा झांसा दे रहे हो और बेटाओं में ले रहे हो। इसी प्रकार से आपकी व्यवस्था नहीं है और 1,45,000 विद्युत कनेक्शन कृषि वालों को इसी वर्ष में देने की बात करते हो। आपके पास सामान ही नहीं है, जिनको तो आप दे नहीं पा रहे हो, जिनकी तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे हो। इतनी परेशानी मैंने मेरे जीवन में इस समय में गांव में जो लोगों के जो हालात हैं और जो परेशान है उनके हालात चिंताजनक हैं, देखने लायक नहीं है। माननीय मंत्री महोदय बुद्धि गए थे जब भी मैंने इनका ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन वही ढाके 3 बात कोई व्यवस्था में 0% भी सुधार नहीं हुआ। हमारे टाइम पर हमने तो जो व्यवस्था की पूर्व में उसका हमको गर्व है, लेकिन आप उस व्यवस्था को बनाए नहीं रख सके। आपने तो उस व्यवस्था को और बिगाड़ा, हालात खराब किए, गांव में जन आंदोलन पैदा किया, जगह जगह आदमी जाकर आंदोलन कर रहे हैं, बिजली को घेर रहे हैं, सहायक जनता के साथ विवाद कर रहे हैं और अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो मान्यवर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे सरकार को बना रही है। बूंदी में आंदोलन हुआ, मांग की तो गिरफ्तारी का बात, कोटा में हुआ तो माननीय हमारे विपक्ष के नेता बिजली के आंदोलन में कोटा गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, हमारे और विधायक गए, तो और व्यवस्था सुधारना तो दूर, लेकिन उनको राजनीतिक द्वेष में फंसाने के कारण इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज किए, तो एक और तो आप व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हो। और दूसरी ओर शांतिपूर्वक जो आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन हो रहा है, लोकतंत्र में उनकी मजबूरी है कि अगर जनता की आवाज सरकार नहीं सुनेगी तो आम जन की आवाज सुनने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें अग्रसित होना पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है बहुत शांति से इस बात को सुन रहे हैं, तो वो भी परेशान है, बहुत परेशान है। गांव के जो हालात वो चिंताजनक है और फिर भी सरकार सोई पड़ी है और सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही, न कोई आश्वासन दे रही है और न कोई व्यवस्था सुधारी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में लोगों का जीना दूभर हो गया है और ग्रामीण क्षेत्र में जन आंदोलन पैदा हो गया है, किसान परेशान है, घर में काम करने वाले परेशान है, हालात खराब है, हालात चिंताजनक है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बिजली लाने की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारी माइल सड़क की बात कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री उस चीज के लिए मना कर रहे हैं। आप बताइए मंत्री माननीय सदस्य अभी कह रहे थे बूंदी से आने वाले कि हमारे